हाय देयर, यू आर वॉचिंग इट्स नॉट फेक। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से सोमवार से शुक्रवार मैं लाती हूं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरें, खबरों के पीछे का विश्लेषण और खबरों के पीछे का सच। तो चलिए शुरुआत करते हैं इट्स नॉट फेक की आज की 5 बड़ी हेडलाइन से। दिल्ली सरकार ने कोरोना टेस्टिंग पर अपनी नीति बदली, 8 टेस्टिंग लैब्स पर लगाया बैन। महानगरों से लौटे प्रवासियों पर मंडराया दूसरा संकट, गांव लौटे मजदूरों के सामने बेरोजगारी की बड़ी समस्या। सरकारी नीतियों पर पड़ा कोरोना का प्रभाव, किसी मंत्रालय को नहीं मिलेगी नई स्कीम के लिए पैसे। लद्दाख सीमा विवाद पर शुरू होगी भारत चीन के बीच बातचीत, डेलीगेशन लेवल की वार्ता पर टिकी हुई है नजरें। और जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के 10 दिन बाद भी जारी है यूएसए में आंदोलन। उनके वकील ने कहा कोरोना नहीं बल्कि रंग भेद की महामारी ने मारा है जॉर्ज फ्लॉयड को। तो इन सारी खबरों को मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, उसके पिछले का विश्लेषण करूंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर से, जो कि आ रही है दिल्ली सरकार की ओर से। कि दिल्ली सरकार, आज बड़ा सवाल यह है कि अपने टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स को क्यों बदल रही है। और क्योंकि उन्होंने टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स अपने बदले हैं, अपनी जो गाइडलाइंस को बदला है, इसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें इस समय हो रही हैं। अब क्या टेस्टिंग गाइडलाइन उन्होंने बदली है, आइए देखते हैं। जो टेस्टिंग गाइडलाइंस हमारे सामने आई हैं, 18 मई को आईसीएमआर ने अपनी आखिरी गाइडलाइंस को बदला था और सारी राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि वो आईसीएमआर की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक नया नमूना पेश किया है। उन्होंने अब ये कहा है कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे, अगर उनके संपर्क में आए हुए उनके रिश्तेदार हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो उनको तभी टेस्ट किया जाएगा अगर वो कोई सिम्टम्स शो करते हैं। अगर वो सिम्टम्स नहीं शो करते तो उन्हें नहीं टेस्ट किया जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दायरा है जो ऐसे संक्रमित पेशेंट्स के साथ रहने के बावजूद उन्हें टेस्ट नहीं किया जाएगा। अब ये सवाल तब आता है कि जब दिल्ली में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो इतनी बढ़ गई है, रोज नए केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, रोज डेथ्स के फिगर्स हैं, जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली सरकार को अपने जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं, अब समय आ गया है कि उन्हें और रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए बल्कि लोगों के लिए खोलना चाहिए। तो आज सवाल ये उठता है, जो बड़े सवाल हमारे सामने हैं, कि क्या दिल्ली सरकार आंकड़े छुपाना चाहती है। पहला बड़ा सवाल, टेस्टिंग गाइडलाइंस को अगर हम ये मान के चल रहे हैं, जैसा आईसीएमआर ने कहा है कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में भारत आ गया है, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में अगर आ गया है तो क्या हमें टेस्टिंग के दायरे को और खोलना नहीं चाहिए। आज दिल्ली सरकार टेस्टिंग को क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रही है, क्यों उसे रोक रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है। और तीसरा सवाल जो राजनीति को लेकर है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि वो ज़्यादा टेस्टिंग नहीं कर रही हैं। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि इस दोनों की लड़ाई के बीच में आज अगर जो लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उनके लिए कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो कहाँ पर जाएं, कैसे अपनी टेस्टिंग करवाएं। इन चीज़ों को लेकर आज क्लैरिटी नहीं है। और इस दौरान दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि जो प्राइवेट टेस्टिंग लैब्स थी, खासकर जो प्राइवेट लैब्स हैं, जो बड़ी लैब्स हैं, उनको शट डाउन कर दिया गया है, ये कहते हुए कि वो प्रोटोकॉल्स को नहीं फॉलो कर रही थी। तो शूटिंग द मैसेंजर वाला जो स्टाइल है वो इस समय दिल्ली सरकार अडॉप्ट कर रही है। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये लैब्स कैसे टेस्ट करेंगी, आगे कैसे करेंगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ी कंफ्यूजन है और दिल्ली सरकार ने जिस तरह से टेस्टिंग पर रोक लगाई है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो बढ़ते लोगों की, जो संक्रमितों की संख्या है, उसे दिल्ली सरकार छुपाना चाह रही है। अब दोनों सरकारों के बीच, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके बीच में क्या चल रहा है, सिर्फ एक बात का संकेत मिल रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, दाल में कुछ काला है। संक्रमितों की संख्या को छुपाने की कोशिश दिल्ली सरकार कर रही है। अब इसमें किसको दोषी ठहराया जाए, इस पर आप कमेंट जरूर करिएगा। आइए मैं आपको अगली दूसरी खबर की ओर लेकर चलती हूं, और ये खबर भी थोड़ी डिस्टर्बिंग है। और ये खबर है कि जो महानगरों से जितने भी जो प्रवासी मजदूर हैं वो गांव में लौट रहे हैं, उनको लेकर एक बहुत डिस्टर्बिंग खबर यह है कि जितने भी गांव के मजदूर हैं जो अपने गांव में लौट रहे हैं शहर में रोजी रोटी कमाने के बाद, उनका भविष्य आज अधर में है। उन्हें ये नहीं पता कि अब वो अपने गांव में क्या करेंगी, क्योंकि गांव का एक रूरल सेटअप होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, आज वो डिस्टर्ब्ड हुआ है। जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं,
खासकर अगर हम जो माइग्रेशन के एक्सपर्ट्स की बात करें, जैसे प्रोफेसर इरुडे राजन जो सेंटर फॉर डेवलपिंग स्टडीज़ केरला के हैं, बहुत जाने माने माइग्रेंट एक्सपर्ट है, उनका ये कहना है कि इस समय स्टार्वेशन यानी कि भुखमरी, बेरोज़गारी और जो मैल न्यूट्रिशन की जो लोगों की जो संख्या है वो बहुत भारी मात्रा में अब रूरल इकोनॉमी के सामने आ गई है। जो ग्रामीण जो व्यवस्था है उसके लिए ये एक बड़ी चुनौती है। और भी बाकी जितने एक्सपर्ट्स हैं, खासकर अगर मैं यूपी की मिसाल दूं आपको, तो यूपी में और बिहार में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स इस समय लौट रहे हैं। और इस समय वहाँ पे क्या चुनौतियाँ हैं, जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो शहर से लौटकर जो गाँव में आ रहे हैं लोग, तो या तो उनको क्वारंटीन करने की एक बड़ी चुनौती है कि आप उन्हें क्वारंटीन कैसे करें, और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन एक और चीज़ से जूझ रहा है और वो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के जो केसेस हैं वो किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। अगर अप्रैल में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के जो केसेस थे, अगर उनकी संख्या 38,000 थी, तो वो मई में आकर 80,000 हो गई है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल द नंबर ऑफ केसेस हो गए हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के। तो एक सोशल जो एक सेटअप है, जो एक सोशल फ्रेमवर्क है रूरल इकोनॉमी का, रूरल सेटअप का, आज वो डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर एक परिवार, अगर गांव के एक परिवार में जहां पे 4 लोग रहते थे, तो अब अगर 4 लोग शहर से उसी परिवार के वापस आ गए हैं, तो आज चुनौती ये है कि उनके घर की दाल रोटी कैसे चलेगी, उनको पैसे कैसे मिलेंगे। अगर ज़मीन का बंटवारा है तो उस ज़मीन के बंटवारे का अब क्या होगा, क्योंकि ये समझ के चल रहा था वो परिवार की, वो तो शहर में बसने वाले लोग हैं, उनका तो वो अपना किसी न किसी तरीके से गुजारा कर लेंगे, और जो गांव में रह गए हैं उन परिवारों के लोग, वो आपस में ज़मीन का बंटवारा कर लेंगे। लेकिन ऐसे में एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं उनके केसेस बढ़ गए हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है, मैल न्यूट्रिशन बढ़ गया है, कुपोषण यानी कि वो बढ़ गया है, और बेरोजगारी तो मैंने आपको बताया कि वो है ही, ये एक बड़ी चुनौती। अब सरकार इससे कैसे निपटेगी? जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि इरुडे राजन मैंने जिनकी बात कही, उन्होंने कहा है कि अगर 25,000 रुपए इन प्रवासी मजदूरों को सरकार तुरंत नहीं देती और आगे के 3 महीने भी नहीं देती, तो ये एक एक्सप्लोजन की स्थिति हो जाएगी। तो इस समय जो रियल चुनौती है, जो रियल चैलेंज है, वो गांव में देखा जा रहा है। अभी हम इसकी बात ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम इसी बात से खुश हैं कि नहीं, हम अभी बाकी देशों की तुलना में हमारे यहाँ संक्रमितों की संख्या अभी बहुत कम है। लेकिन जो रूरल चैलेंजेस हैं, जो गांव का जो चैलेंज है, वो एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। और इसके लिए हमारे पास न रोड मैप है, न कोई किसी तरीके की प्लानिंग है कि अगर आज गाँव एक उफान की स्थिति में है तो ये गाँव आज कैसे निपटेंगे स्थिति से। ये ना तो कृषि मंत्रालय की तरफ से कोई प्लान है, ना केंद्र सरकार की तरफ से है, और ना ही राज्य सरकार इस पोजीशन में है। कोई भी राज्य सरकार अगर आप उठा के देख लीजिए, उनके पास कोई प्लान नहीं है कि वो इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। जो गांव में आज एक एक्सप्लोजन हो रहा है, उससे सरकार कैसे निपटेगी, इस पे आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आपको तीसरी खबर की ओर लेकर चलती हूँ। तीसरी खबर भी हमारी कोरोना से जुड़ी हुई है कि सरकारी जितनी नीतियां थी, आपको याद है कि समय समय पर सरकार अपनी नीतियों को अनाउंस करती हुई आई है। बहुत सारी स्कीम्स हैं जो 2021 के लिए अनाउंस हो गई थी, तो उन नीतियों को, उन पॉलिसीज़ को, उन स्कीम्स को सरकार ने फिलहाल, जो आज खबर आई है कि उन स्कीम्स को सस्पेंड कर दिया गया है। 500 करोड़ तक की जितनी भी स्कीम्स थी सरकार की, मार्च 2021 तक उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब अगर उनका आज मैं आपको डिटेल्स बताऊं कि क्या बेसिस है कि सरकार ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वित्त मंत्रालय का, उसने एग्जैक्टली क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि जितनी स्कीम्स हैं सिर्फ आत्मनिर्भर भारत को लेकर, और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जितनी स्कीम्स हैं, वही स्कीम्स इस समय चालू हालत में हैं, लेकिन बाकी जितनी भी स्कीम्स हैं 2021 तक, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और क्या कहा गया है एग्जैक्टली, मैं वर्बैटिम आपको कोट करके बताती हूँ। अनप्रेसिडेंटेड डिमांड ऑन पब्लिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैव अरोज द नीड, यानी कि एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है और फाइनेंशियल हमारे ऊपर स्ट्रेन पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये सारी स्कीम्स को फिलहाल सरकार ने सस्पेंड कर लिया गया है। तो एक तरीके से सरकार ने मान लिया है कि ये एक फेलियर की स्थिति है, और अब वो एक्स्ट्रा चीज़ें जुटाने में लग गए हैं। जो कोविड का इम्पैक्ट देखा जा रहा है, जो हमारी जो रोज़मर्रा की जो स्कीम्स थी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स थी, तो उन पर एक भारी इम्पैक्ट पड़ा है। और आज सरकार ने पहली बार इस बात को माना है कि अब हमारी जितनी भी स्कीम्स होंगी वो सिर्फ प्रधानमंत्री कल्याण योजना से, गरीब कल्याण योजना से जुड़ी हुई होंगी, और आत्मनिर्भर भारत के अलावा इन दो जो प्रोग्राम्स हैं, इन दोनों प्रोग्राम्स के अलावा हम किसी और स्कीम को नहीं एंटरटेन करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग बाकी स्कीम्स का फ़ायदा उठा रहे थे, उनका भविष्य क्या होगा, सरकार उन स्कीम्स को पटरी पर वापस कैसे लेकर आएगी, उसका हमारे पास अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन फिलहाल सरकार ये बता रही है कि
अब हमें अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा प्रूडेंटली इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है। और जो ये बात हम इतने दिनों से कह रहे थे कि हमारे जो इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स है वो बहुत स्ट्रांग है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो आज वाकई में इस बात को लेकर चिंता करने की ज़रूरत है कि आज हमारी इकोनॉमी का क्या होगा, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनका क्या होगा, फिनेंशियल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स थी उनका क्या होगा, क्योंकि अब हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं वो सिर्फ दो बिंदुओं पर केंद्रित हैं, एक आत्मनिर्भर भारत और दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ऐसे में जो हर क्लास एक है, चाहे वो कॉरपोरेट क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर इनकम ग्रुप्स हो, आज एक क्लास वॉर की स्थिति हो गई है। और ऐसे में जब गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं अगर वो सस्पेंड हो जाती हैं तो एक अच्छी स्थिति नहीं है, एक अच्छा डायरेक्शन, एक अच्छी दिशा हमें नहीं दिख रही है। सरकार इससे कैसे निपटेगी, ये जवाब शायद सरकार के पास ही है, लेकिन सरकार इस पर अभी कुछ कहने में असफल है फिलहाल। तो इस पर आपका क्या कहना है, इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आइए मैं अब आपको अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ, और वो खबर है इंडिया और चाइना को लेकर, जो ईस्टर्न लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसको लेकर ये खबर है कि कल दोनों साइड्स यानी कि इंडिया और चाइना के मिलिट्री लेवल टॉक्स की बातचीत कल शुरू होगी। दोनों जो देश हैं उसके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो आपस में मिलेंगे और आगे की दिशा को तय करेंगे। अब आपको ध्यान होगा कि 2 जून को यानी कि 2 जून को भी एक बात मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर हुई थी, लेकिन वो इनकंक्लूसिव थी, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला था। अब लेकिन जो हमें सूत्रों के हवाले से ये खबरें मिल रही हैं कि जो बातचीत होगी कल, उसके लिए दोनों इंडिया और चाइना इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि बातचीत का मैकेनिज्म हमने शुरू कर दिया है, लेकिन इसका हल निकलना कोई ज़रूरी नहीं है कि कल निकले। दोनों साइड्स इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है कि ये जो डोकलाम का स्टैंड ऑफ था जो 73 दिन चला था, ये कहीं ज़्यादा लंबा इससे चल सकता है। तो जो डायलॉग का मैकेनिज्म है वो शुरुआत ज़रूर हो चुकी है, लेकिन डायलॉग से हमें कोई पॉजिटिव दिशा इस पर मिल पाएगी, इस पे हमें अभी ये डिफ़िकल्ट होगा कहना कि इस पे कोई कंक्लूसिव बातचीत होगी या नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल जो हम अटकलें लगा रहे थे कि किस लेवल पर बातचीत होगी, तो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर ये बातचीत ज़रूर शुरू हो गई है, लेकिन ये स्टैंड ऑफ लंबा चल सकता है, इसके लिए हमें तैयार रहना है। ये भारत के जितने भी भारत और चाइना के जो काउंटर पार्ट्स हैं उन्होंने एक क्लियरली एक ये इंडिकेशन दिया है कि एक लंबा स्टैंड ऑफ हो सकता है जो डोकलाम से लंबा चल सकता है। लेकिन भारत ने इस बात को कहा है कि वो 1 इंच भी इस स्टैंड से बज ऑफ नहीं करेगा, बिल्कुल भी बज नहीं करेगा कि चाइनीज़ ट्रूप्स को अपनी ओर से विड्रॉ करना चाहिए। ये भारत ने अपनी ओर से क्लियर कर दिया है, लेकिन क्या चाइना इस चीज़ के लिए तैयार है, इसको लेकर अभी बहुत सारी अटकलें हैं। तो ये स्टैंड ऑफ लंबा चल सकता है। जितनी भी सैटेलाइट इमेजेस हैं वो साफ दिखाती हैं कि जो चाइनीज़ ट्रूप बिल्डअप है, जो इंडियन साइड है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, वहाँ पे कहा जा रहा है कि 9 किलोमीटर तक अंदर तक चाइनीज़ ट्रूप्स अंदर भारत की सीमा के घुसाए हैं। तो अब भारत इस चीज़ को कैसे कंट्रोल में लेकर आएगा, और सारी जो ये लड़ाई है वो जो दौलत बेग ओल्डी रोड को लेकर है वो है, क्योंकि इस पूरे टाइम में भारत ये कोशिश कर रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से सड़क का अगर कंस्ट्रक्शन कर लेगा तो एक उसे मिलिट्री एज मिलेगा। लेकिन फिलहाल एक स्टैंड ऑफ की स्थिति है, एक तकरार की स्थिति है, और ये जो तकरार की स्थिति है अभी कितने दिन चलेगी, दोनों साइड्स ने कह दिया है कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग हॉल। तो ये कितने दिन लंबा चलेगा इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन फिलहाल बातचीत का जो सिलसिला है वो कल शुरू हो जाएगा, लेकिन ये कितने दिन चलेगा इस पर कहना मुश्किल है। तो इस पर आपका क्या सोचना है, इस पर आपका फीडबैक का मुझे ज़रूर इंतजार रहेगा। और अब आइए आपको आखिरी खबर की ओर लेकर चलते हैं, जो कि अमेरिका में हो रहे प्रदर्शन को लेकर है कि आज जॉर्ज फ्लॉयड की जो मृत्यु को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अमेरिका में जो प्रोटेस्ट यानी कि जो प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जहां तक अमेरिकन प्रोटेस्ट की बात है तो वहां पर हमने देखा था जॉर्ज फ्लॉयड को लेकर पहली मेमोरियल सर्विस देखी गई, और जिसमें कि बहुत सारी बातें जो निकल कर आ रही हैं कि अभी भी जो 4 ऑफिसर्स थे जिन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड को मारा था उनके खिलाफ हमने चार्जेस वो फेस कर रहे हैं। पुलिस अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है, रेसिज्म एक बड़ा नैरेटिव बन गया है। तो एक बड़ी चुनौती इस समय वाकई में अमेरिका के सामने है। अब इसे डोनाल्ड ट्रंप कैसे निपटेंगे, लेकिन फिलहाल जॉर्ज फ्लॉयड एक बिंदु था, लेकिन इसको लेकर एक जो बड़ा नेशन वाइड ही नहीं, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूरोप में भी इसको बड़े पैमाने पर जो प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। आज अमेरिका की छवि जिस तरह से धूमिल हो रही है रेसिज्म को लेकर, उस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को कैसे निपटेंगे, क्योंकि एक बड़ी पॉलिटिकल वॉर के रूप में निकल के आ रहा है सामने, और इसमें सिर्फ एक ही देश नहीं, विश्व के सारे देश इसमें बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं।
तो डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ का कैसे निपटारा करेंगे, इस पर आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। मेरा ट्विटर हैंडल @नीलू317, उस पर ज़रूर लिखिएगा। आपकी स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी फ्लैश कर रहा है, उस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें इट्स नॉट फेक में। आपके साथ मंडे को फिर से मुलाकात होगी। बने रहिएगा इट्स नॉट फेक के साथ। थैंक यू सो मच।